फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि आपने कंपनी के डाटा को पब्लिश करना, जिस वजह से ये बुक कीपिंग और रिपोर्टिंग में, अकाउंटिंग में फर्क है। बुक कीपिंग में है कि बस किताबें आपने मैनेज करनी है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाने हैं। जब आप ये चीजें बनाएंगे वो कंपनी के अंदर ही रहेंगी, कंपनी से बाहर कभी भी नहीं जाएगी। और अगर कंपनी से बाहर कोई चीज गई तो वो क्या चीज जाएगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगी। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगी तो आपने ध्यान से चीजें बनानी है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन को लोगों ने गलत इंटरप्रेट कर लिया तो आपके बारे में लोगों का इमेज कुछ और होगा। समझ आ रही बात? अब बोलो तो सही। तो इसलिए आपने बड़ा ध्यान से देखो। आप अपने लिए तो चीजें जैसे मर्जी बना के रखो, अपने रजिस्टर में जितना मर्जी गंद मारो, आप अपनी लिखाई तो खुद पढ़ लोगे, समझ लग जाएगी कहाँ पे क्या लिखा है। लेकिन जब आपने दूसरे को डाटा देना है, दूसरे को सवाल सॉल्व करके देना है, इस तरह से देना है कि उसको समझ आ रहे, कि वही गंद मार के दे दोगे जैसे आप अपने रजिस्टर पे खुद के लिए गंद मारते। तो बात समझ आ रही है कि नहीं? तो अपनी किताबों में आप जो मर्जी करो, कटिंग करो, गंदी राइटिंग से लिखो, जो मर्जी करो, कोई मसला नहीं। लेकिन जब आपने कंपनी का डाटा प्रेजेंट करना है बाहर, तो आपने इस तरह से प्रेजेंट करना है कि कंपनी का इमेज भी बना रहे और लोगों को बात समझ भी आ रही। ठीक है जी? इसलिए एक एक चीज को लिखने से पहले आपने 100 दफा सोचना है कि क्या ये जगह प्रॉपर है, यहाँ पे ये चीज लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है जी? The objective of financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that is useful to the existing and potential investor. अब इन्वेस्टर कंपनी के बाहर बैठा हुआ है। लेंडर, लेंडर से मुराद है जिसने आपको कर्जा देना है। एंड अदर क्रेडिटर्स इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द एंटिटी। मतलब जिन लोगों ने कंपनी की इंफॉर्मेशन देख के फैसला करना है कि आपके साथ कारोबार करें या ना करें, उन लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। मतलब कोई क्रेडिटर आपको उधार पे माल क्यों देगा? जब उसको यकीन होगा कि यार ये कंपनी 100 साल से है, तो ये मेरे 1 लाख 2 लाख रुपए के पीछे भाग नहीं जाएगी। बैंक आपको कर्जा क्यों देगा? जब बैंक को पता होगा यार इन लोगों का अपना इतना अरबों रुपया लगा हुआ है, मेरे करोड़ 2 करोड़ रुपए कौन सा लेके भाग जाएंगे। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो जो बाकी के इदारे हैं जिन लोगों से आपका कल को ताल्लुक होना है, वो इदारे आप पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, तो ट्रस्ट उसी वे पे करेंगे जब आपने उनको डाटा ऐसा प्रोवाइड किया हो। समझ लगी बात? तो आपके अपने जो इन्वेस्टर हैं वो भी जानना चाहते हैं कंपनी में क्या हो रहा है, और जो फ्यूचर में आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी जानना चाहते हैं कि यार ये कैसा काम कर रहा है। अगर उनको आपकी इंफॉर्मेशन नहीं पता, उनको नहीं पता आप क्या करते हैं, तो वो आपके अंदर पैसा क्यों लगाए? समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब अगर आपको कहा जाए कि यार 1 लाख रुपए पकड़ो, जाओ कहीं पे जाके इन्वेस्ट कर दो, तो आप भी इन्वेस्ट करने से पहले 2 3 जगह तो देखेंगे ना कि क्या हो रहा है। या पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप लोगों से जाके पूछेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। तो वही पॉइंट ये है कि कंपनी को अगर किसी से पैसे चाहिए, बैंकों से पैसे चाहिए, क्रेडिटर से उधार पे माल चाहिए, या जो इन्वेस्टर हैं दूसरे, जैसे कंपनी का एक मालिक है, 202 मालिक भी हो सकते हैं, 10 मालिक भी हो सकते हैं। ठीक हो गया? अब वो मालिकान जो हैं वो चाहते हैं उनको पता चले कि भाई मैंने जो पैसा लगाया वो सही जगह लगाया। अच्छा, अगर उसको पता चले कि मैंने पैसा सही जगह लगाया, वो फिर अपने दोस्तों को भी बताएगा कि यार तुम वहां पे पंगे ना लो, मैं 4 साल से इस कंपनी में पैसे लगा के बैठा हूँ, अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं, तुम भी लगा लो यहाँ। ठीक है? वो कहेगा ठीक है लगा देता हूँ, लेकिन मुझे उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो दिखाओ। वो कहेगा कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड्स में जाओ, वहां पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी, डाउनलोड कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, आराम से देख लेना। कल बैठ के इसके ऊपर गपशप करेंगे, तुम्हें जो बात समझ नहीं आएगी मुझसे पूछ लेना। वो जाएगा, वेबसाइट ओपन करेगा, वहाँ पे डाउनलोड्स में जाएगा, वहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म में वो डाउनलोड करेगा। वो देखेगा कि यार कंपनी का रेवेन्यू कितना था, खर्चे कितने थे, प्रॉफिट कितना था, इक्विटी कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, एसेट्स कितने हैं, वगैरह वगैरह। सारी इन्फॉर्मेशन उसको वहां से मिले। इसका मतलब है कि जो चीज़ आपने अपलोड करनी है वो लोगों ने डाउनलोड करके देखनी है। तो जो इन्फॉर्मेशन आप अपलोड करने जा रहे हैं वो एक ऐसे तरीके से अपलोड करें कि लोगों को बात समझ आ जाए। जैसे आप फर्ज करें पाकिस्तान में अपने घरों में बैठ के कीबोर्ड यूज करते हैं, तो कीबोर्ड के बटनों का एक खास सीक्वेंस है। तो जो कीबोर्ड घर में पड़ा हुआ है वही कीबोर्ड कॉलेज में भी पड़ा हुआ है, ऐसी है। वही कीबोर्ड आपको कराची में भी मिल जाएगा, इस्लामाबाद में मिल जाएगा, मुल्तान में मिल जाएगा। कीबोर्ड का पैटर्न क्या है? सेम। वही कीबोर्ड अगर आप यूरोप चले जाते हैं, यूरोप में जाके आपने 15 20 मिनट के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करना है, तो कीबोर्ड क्या होगा?
सेम। दुबई चले जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, तो हर जगह पे कीबोर्ड क्या होगा, तो आपको यूज करने में क्या होगा, आसानी हो। तो यही बात यहाँ पे है कि जब भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है वो ऐसी करें कि दुनिया में जहां मर्जी बंदा बैठा हो उसको बात समझ आ जाए आप क्या कह रहे हैं। समझ लगी? अब तो हर चीज ग्लोबल हो गई है। पाकिस्तान में किसी वेबसाइट पे कोई चीज अपलोड करेंगे तो यूरोप में बैठा हुआ बंदा डाउनलोड करके देख सकता है क्या लिखा हो। क्लियर? तो इसलिए बच्चों अब आपने इन्फॉर्मेशन जो प्रेजेंट करनी है वो एक ऐसे फॉर्मेट पे हो, एक ऐसे स्टैंडर्ड पे हो जो सारी दुनिया में सेम अप्लाई होता हो। सारी दुनिया में सेल्स सबसे ऊपर आती हैं, सारी दुनिया में कॉस्ट ऑफ सेल दूसरे नंबर पे आती हैं, सारी दुनिया में पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, सारी दुनिया में फिर खर्चे माइनस होते हैं और नेट प्रॉफिट निकलता है। समझ आ गई? तो एक ऐसा पैटर्न होगा जो सारी दुनिया में क्या होगा, सेम होगा। चाहे पेप्सी कंपनी हो, चाहे कोका कोला कंपनी हो, चाहे नेस्ले हो, चाहे पैकेजेस हो, चाहे दुनिया की कोई भी कंपनी हो, उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जाएं डाउनलोड करें देखें तो आपको सब का पैटर्न क्या आएगा, सेम नजर आएगा। क्यों? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने समझ ली, अब दुनिया की कोई भी कंपनी उठाएं, फाइनेंशियल डाउनलोड करें देखें तो आपको पैटर्न उसका सेम नजर आए। अब आपको किसी भी कंपनी का डाटा समझने में मसला नहीं आएगा। समझ लगी? तो लिहाजा इसका मतलब ये है फिर कोई एक इदारा ऐसा है जो तमाम कंपनियों को बताता है कि सेल कहाँ लिखनी है, कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ लिखनी है, ग्रॉस प्रॉफिट में से कौन सी चीजें माइनस होंगी, कौन सी चीजें माइनस नहीं होंगी, एसेट्स में से लैंड और बिल्डिंग सबसे ऊपर आएंगे और कैश सबसे नीचे आएगा। कोई एक इदारा ऐसा ऐसा है जो इन सबको गाइड कर। अगर वो इदारा ना हो, हर कंपनी अपनी अपनी मर्जी करे, तो कोई कंपनी कैश सबसे ऊपर लिखेगी, लैंड और बिल्डिंग सबसे नीचे लिखेगी, कोई कंपनी लैंड और बिल्डिंग सबसे ऊपर लिखेगी, कैश सबसे नीचे लिखेगी। तो इस तरह से तो लोग कंफ्यूज ही होते रहेंगे, यार उसकी फाइनेंशियल में कैश सबसे ऊपर था, इसकी फाइनेंशियल में कैश सबसे नीचे है। समझ आ रही है? तो कोई एक इदारा ऐसा है जो सारी दुनिया की सारी कंपनियों को गाइड कर रहा है कि भाईजान अपने ऐसे डाटा प्रेजेंट करना है कि आपकी कंपनी को अगर कोई जानना चाहे, यूरोप में बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा हुआ है, सऊदी अरब में बैठा हुआ है, तो उसको सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन देके बात समझ आ जाएगी क्या कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपके डाटा को समझने के लिए पहले वो आपको समझे कि यार आप लिखते कैसे चीज हो, फिर जाके उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए उसको 6 महीने का पहले कोर्स करना पड़े कि आप चीज़ों को लिखते हैं कैसे। नहीं, उसको पता है कि मैं पिछले 15 सालों से शुगर इंडस्ट्री को देख रहा था, अब मैं बैंकिंग सेक्टर को देखना चाहता हूँ, तो बैंकिंग सेक्टर का डाटा भी वैसा ही है जैसे शुगर का। ठीक है जी? या मैं टेक्सटाइल सेक्टर को देखना चाहता हूँ, टेक्सटाइल को डाउनलोड कर ले, उसकी फाइनेंशियल में देख ले, वो भी वैसी की वैसी ही होगी। या वो टेक्सटाइल सेक्टर को छोड़ के बेवरेजेस सेक्टर में जाना चाहता है, पेप्सी और कोक का डाटा देखना चाहता है, देख ले, सेम है। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब है सारी दुनिया के तमाम कारोबार जो कुछ भी कर रहे हैं, जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करेंगे तो कोई खास स्टैंडर्ड होंगे जो बताएंगे कि भाई जान ये चीज यहाँ पे लिखनी और ऐसे लिखनी। तो डेट इज प्रेजेंटेशन। तो आप लोग भी चूंकि अकाउंटेंट बनने जा रहे हो तो आपने भी उसी प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है, ताकि कंपनी का डाटा ऐसे ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि बाहर बैठा हुआ जो ऐसा बंदा जिसको डेबिट क्रेडिट का कख भी नहीं ना पता उसको भी समझ आ जाए क्या लिखा हुआ। देखिए आपको डेबिट क्रेडिट समझने में तकरीबन 1 महीना लगा है, महीना लग गया ना, ठीक हो गया। तो कोई ऐसा बंदा जिसको डेबिट क्रेडिट नहीं आता, उसने आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखनी है, उसको भी फिर समझने में महीना लगेगा, तो वो कभी महीना इन्वेस्ट नहीं करेगा। देखो आप लोगों की तो मजबूरी है, आपने तो करना सीए, आपको तो डेबिट क्रेडिट समझना ही समझना है, इसके अलावा चारा ही कोई नहीं। लेकिन जिसने सीए नहीं करना उसकी तो कोई मजबूरी नहीं है, वो इन पंगों में क्यों पड़े, वो महीना क्यों लगा, डेबिट क्रेडिट क्यों सीखे। तो लिहाजा उसको उसके लैंग्वेज में जो जो बात उसको समझ आती है उसकी लैंग्वेज में बात समझाए, तो वो उसको जो चीज समझ आती है वो प्लस माइनस है। क्या ये पैसे आए, ये पैसे गए, माइनस हो गए, ये बच गए, ये बात उसको समझ आ रही है। तो नेट प्रॉफिट सीधा सीधा हर किसी को, अनपढ़ को भी समझ आ जाएगा कि भैया ये प्रॉफिट निकला है। तो उसको पता है कि यार ये प्रॉफिट कैसे निकला होगा, कोई कमाई की है, कोई खर्चे किए हैं, कमाई में से खर्चे माइनस किए हैं, तो ये क्या है, प्रॉफिट। अनपढ़ को ये बात समझ आ जाएगी कि नहीं आ रही? हर किसी को बात समझ आ रही। लेकिन अगर आप डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज में लिखेंगे तो फिर उनको कख पल्ले
नहीं पढ़ना। मतलब बैंक की बैंक स्टेटमेंट अगर आप डाउनलोड करें एटीएम से जाके, तो वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखा होता है। तो हर बंदे को बात समझ नहीं आती है क्या लिखा हुआ। आपको तो शायद समझ आ रहेगी कि यार वो बैंक स्टेटमेंट में ये जो डेबिट क्रेडिट है इससे क्या मतलब है, लेकिन हर बंदे को बात समझ नहीं आ रही। वो बस ये देखता है कि यार क्लोजिंग बैलेंस कितने पैसे पे हैं, बस वो उसको ये बात समझ आती है। क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, वो बैंक तो इस तरह से इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, लेकिन ये हर बंदे को बात समझ नहीं आती। यहाँ तक की बात समझ लगी। द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन्स द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटिटी एट द एंड ऑफ पीरियड एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी ओवर द पीरियड। पोजीशन की बात कर रहा है बच्चों, ये बैलेंस शीट की बात कर रहा है, और परफॉर्मेंस में वो बात कर रहा है एसओसीआई की। किसकी बात कर रहा है? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में पूरे साल की परफॉर्मेंस होती है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में साल के एंड की पोजीशन होती है, कंपनी खड़ी कहाँ पे। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप अकेले बंदे हैं, दुकानदार हैं, तो आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। और अगर आप एक पार्टनरशिप है, 3-4 दोस्त मिलकर कारोबार कर रहे हैं, तो भी आपकी कोई ऑब्लिगेशन। एक दुकानदार कभी भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश नहीं करता। तो बोलो तो भाई, आपके गली मोहल्लों में कितने दुकानदार ऐसे होंगे जिनके साथ आप सालों से चीजें ले रहे हैं, चीजें जो है वो पैसे दे रहे हैं, उनकी कभी आपने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखी होगी। बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म्स ऐसी हैं, ठीक है जी, जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने कभी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश नहीं की। उनको जरूरत नहीं। क्यों? एक दुकानदार को जरूरत नहीं है कि लोग उसको कर्जा दें। एक दुकानदार को जरूरत नहीं है कि वो लोगों को दिखाए, बैंकों को दिखाए जाके कि जनाब ये देखे मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, प्लीज मुझे कर्जा दें। समझ लगी? एक दुकानदार के डाटा में बैंक या गवर्नमेंट या कोई भी इदारा इंटरेस्टेड नहीं। समझ आ गई? तो इसलिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसकी कि वो फाइनेंशियल में बनाए। इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म है, उसमें भी कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। वो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो इन कारोबारों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कंपनीज कंपनीज बहुत बड़े रिसोर्सेज के साथ काम कर रही होती है। अरबों रुपया, अरब खरबों रुपया उसमें लगा होता है। कुछ कंपनियां तो दुनिया में इतनी बड़ी हैं कि अगर वो आपके मुल्क को परचेज करना चाहें तो कर सकती हैं। आपके मुल्क की जीडीपी इतनी नहीं होगी जितनी उस कंपनी का प्रॉफिट है। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? तो जब कंपनीज होती है ना, तो कंपनीज में इन्वेस्टर भी हजारों होते हैं। एक दुकान में एक ही बंदा इन्वेस्टर है। कौन? वो उसका मालिक है बस, और कोई नहीं है बीच में। पार्टनरशिप में 3 बंदे इन्वेस्टर होंगे, जितने पार्टनर है सब ने पैसा लगाया होगा। समझ आ गई बात? लेकिन कंपनी में हजारों नहीं लाखों बंदे इन्वेस्टर है, क्योंकि कंपनी में पैसा इकट्ठा करने का तरीका ये, शेयर इशू करो। क्या इशू करो? शेयर स्टॉक मार्केट से जाके मिल जाते हैं। आप अगर पेप्सी कंपनी में, कोका कोला कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो क्या तरीका होगा? पेप्सी के बुए पे जाएंगे, कहेंगे मालिकाना गल करो, मैं शेयर लेना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होगा? आप जस्ट स्टॉक एक्सचेंज में जाएं, अपने आप को वहां पर रजिस्टर करवाएं। स्टॉक ब्रोकर वहां पे कोई ना कोई बंदा बैठा होगा, कमीशन एजेंट बैठा होगा। उसको कह दी मैंने फलां कंपनी के फलां शेयर परचेज करने हैं, वो कहेगा ठीक है, मैं आपके बिहाफ पे शेयर मार्केट से उठा लेता हूँ, मेरा इतने % कमीशन होगा। ठीक हो गया? तो आप उसको कहें जी मैंने 1000 शेयर बाय करने होगा, कहता ठीक है, एक एक शेयर इतने रुपए का, 1000 शेयर इतने रुपए के बनते हैं, मेरा कमीशन ये बनता है, इतने पेमेंट करते हैं। आप पेमेंट कर देंगे, वो आपके अकाउंट में शेयर डाल देगा कि आपके अकाउंट में इतने शेयर आ गए। जैसे आपके बैंक बैलेंस में पता चल जाता ना मोबाइल एप्लीकेशन से कितना पैसे पड़े हुए हैं, इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज का भी एक अकाउंट होता है। वो अकाउंट आपके मोबाइल में वो क्या कहते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देगा, और आप वहाँ पे बैठ के देखेंगे कि आपके शेयर, इतने शेयर पड़े हुए हैं और इतनी उसकी मार्केट वैल्यू। अब वो मार्केट वैल्यू कभी ऊपर होगी कभी नीचे होगी। आपका दिल करेगा शेयर, अगर मार्केट वैल्यू ऊपर चलेगी आप शेयर बेच दें, अगर नीचे गई है तो आप मजीद शेयर परचेज कर लें। तो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो आप किसी भी कंपनी में घर बैठे चीजें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंपनी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई? अच्छा, अब ऐसा भी नहीं करना कि आपने 2 शेयर परचेज कर लिए पेप्सी के, और पेप्सी के गेट पे चले गए, और गेट को कहा, गेट कीपर का दरवाजा खोल, मालक आए ने। ठीक है जी, उन्होंने दरवाजा खोल के तुम्हें चंडा मारनी है।
बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो लिहाजा कंपनी के शेयर तो बाय कर सकते हैं, लेकिन आप कंपनी के दरवाजे पे जाके मालिकों की हरकतें नहीं कर सकते, क्योंकि आपने शेयर परचेज किए 100, 200, 1000, लोग लाखों करोड़ों शेयर परचेज करके बैठे हुए। समझ रही कि नहीं आई? तो लिहाजा कंपनियों में मसला ये है कि कंपनियों में छोटे छोटे इन्वेस्टर भी होते हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर भी होते हैं। और बड़े बड़े इन्वेस्टर तो उन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे होते हैं चीजों को समझने के लिए, लेकिन छोटे छोटे इन्वेस्टर ने चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रखे होते। उनको बात कैसे समझ आएगी कंपनी क्या कर रही? ठीक हो गया? तो चूंकि उसके हजारों इन्वेस्टर हैं और हजारों इन्वेस्टर कभी कंपनी के गेट तक नहीं पहुंचे, उन लोगों तक इंफॉर्मेशन आपने पहुंचानी है कि हम ये कर रहे हैं। यहाँ पे एक ही बंदा इन्वेस्टर था, यहाँ पे 3 या 4 बंदे हद होगा मैं इन्वेस्टर होंगे। तो वो जो चूंकि खुद जो कुछ कर रहे हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, वो खुद देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई जरूरत है? वो तो खुद कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन जो हजारों लोग कंपनी के बाहर बैठे हुए हैं, उनको कंपनी के दरवाजे के अंदर जाने की इजाजत भी नहीं है। तो उनको कैसे पता लगेगा कंपनी क्या कर रही है? उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कंपनी जो है वो प्रोवाइड करे। अब कंपनी मस्ट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां पे क्या वर्ड यूज हुआ है? मस्ट। मतलब ये उसकी एक ऑप्शन नहीं है कि कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। नहीं, हर साल उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर वह नहीं करेगी, उस कंपनी के ऊपर केस हो सकता है, कंपनी बंद हो सकती है। और समझ आ गई बात? फॉर शेयर होल्डर्स एंड फॉर फाइलिंग विद द रेलिवेंट रेगुलेटरी बॉडी, शेयर होल्डर को भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे। और जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, SECP, उसको भी उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी होती है। रजिस्ट्रार होता है एक, कंपनीज का रजिस्ट्रार होता है, उसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है जी? 5-5 कापियां दोनों को देनी पड़ती है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स टू इंश्योर दैट दिस इज डन। कंपनी में सबसे ऊपर जो बंदे बैठे होते हैं, जो कंपनी को चला रहे होते हैं, वो डायरेक्टर होते हैं। कौन होते हैं? डायरेक्टर होते हैं। यूजली द वर्क इज डेलीगेटेड टू एम्प्लॉयज। देखो, सबसे ऊपर कंपनी में होते हैं 3 बेसिकली कम पार्टियां हैं कंपनी में। सबसे ऊपर बैठे होते हैं डायरेक्टर, लेकिन डायरेक्टर मालिक नहीं होते कंपनी। डायरेक्टर कंपनी का मालिक नहीं होते। शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होते हैं। लेकिन मसला ये है कि शेयर होल्डर तो कोई भी हो सकता है। शेयर होल्डर तो आप में से भी कोई और लोग हो सकते हैं। अब आपने अगर कंपनी के शेयर बाय कर लिए हैं, तो क्या आप, इसका मतलब यह है कि आप कंपनी चला सकते हैं? नहीं। आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया आपने, ओके, आपके पास शेयर पड़े हुए हैं, ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपनी चला सकते। तो कंपनी चलाने के लिए और स्किल चाहिए, पैसा होना काफी नहीं है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? आपके पास पैसे हैं, कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, ओके, अब आपको कंपनी चलानी नहीं आती, तो आप खुद कंपनी चलाएंगे तो कंपनी डूब जाएगी। तो कंपनी चलाने वाले लोग कोई और हैं और कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग कोई और हैं। अब ये हमेशा देखेंगे कि ये बंदे एक्सपर्ट हैं। हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ये बंदे एक्सपर्ट हैं। लेकिन ये बंदे हमें सही इंफॉर्मेशन देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं। शेयर होल्डर को हमेशा लगेगा कि डायरेक्टर फ्रॉडी है। हमें तो कख आता नहीं, इनको आता है, लेकिन इनको ये भी पता है कि हमें कख नहीं आता, तो ये जो मर्जी बताते हैं। नहीं समझ लगी? ठीक है ना? हमें तो नहीं कख आता, ये बात उनको भी पता है कि हमें कख नहीं आता। तो वो हमेशा हमें ये कहते रहेंगे सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। नहीं समझ लगी? जैसे हम इस मुल्क के रेजिडेंट हैं, लेकिन इस मुल्क को चलाने वाले कुछ लोग हैं। अब मुल्क कैसे चलाना वो हमें नहीं पता, लेकिन जो चलाने वाले लोग हैं उनकी हरकतें देखे तो आइडिया हो जाएगा ना कि चलाना इन्होंने भी नहीं आता। तो वही बात है बच्चों, हम शेयर होल्डर हैं, हमें कंपनी चलानी नहीं आती, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर की हरकतें देख के आइडिया हो जाएगा हमें कि पता इन्होंने भी काकदार। और समझ आ रही बात? फिर बीच में तीसरी पार्टी इन्वॉल्व होती है, ऑडिटर। शेयर होल्डर ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं।
किसको अपॉइंट करते हैं? ऑडिटर देखता है कि ये क्या कर रहे हैं। डायरेक्टर शेयर होल्डर से नहीं डरते, लेकिन डायरेक्टर ऑडिटर से डरते हैं। डायरेक्टर किससे डरते हैं? क्योंकि जो डायरेक्टर ने पढ़ा हुआ है, ऑडिटर ने भी वही पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। ऑडिटर जो है, इनसे इंफॉर्मेशन लेता है और इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वो एक थर्ड पार्टी होती है जिसके पास उतना ही नॉलेज होता है जितना डायरेक्टर के पास है। डायरेक्टर उसको नहीं कह सकते कि तुम ही फारग है साहब, शेयर होल्डर की तरह, इन्होंने कख नहीं आता, तेनों कख नहीं आता, नहीं, ऐसा चक्कर नहीं। ऑडिटर पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनको शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। वो डायरेक्टर से सवाल जवाब पूछते हैं, वे वेरीफाई करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बिल्कुल सही है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। फिर वो इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करके अपना ठप्पा लगा के वो शेयर होल्डर को देते हैं कि जनाब ये हमारी तरफ से गारंटी है, हमने हर चीज वेरीफाई की, अब परेशान ना हो। तो फिर वो डायरेक्टर की बातों पर यकीन करते हैं, क्योंकि एक तीसरे बंदे ने जो पढ़ा लिखा था उसने गारंटी दी है, हाँ ये सही है। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये जो ऑडिटर होते हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। ये कौन होते हैं? कंपनी के डायरेक्टर में भी हो सकता है कोई ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन ऑडिटर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। ये दोनों सीए होते हैं। समझ लगी कि नहीं लगी? तो लिहाजा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी से इंफॉर्मेशन लेते हैं, वेरीफाई करते हैं सही है या गलत है। फिर वो शेयर होल्डर को बताते हैं कि यार तसल्ली रखें, हमने हर चीज चेक की है, ऐसा कोई मसला नहीं है। आपको नजर आता है वो फ्रॉडी हैं, ठीक है, शक्लें उनकी ऐसी ही होंगी, लेकिन कम से कम इंफॉर्मेशन की हद तक हमने हर चीज वेरीफाई की है, ऐसी नहीं। और समझ आ गई बात? तो बच्चों, इसलिए शेयर होल्डर का सीए करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक सीए का डाटा को वेरीफाई करना जरूरी है। तो पाकिस्तान में ये पावर कि आपने कंपनीज को जाके इन्वेस्टिगेट करना है, चेक करना है कि वो डाटा सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, ये पावर किसके पास है? आवाज नहीं आई? ये सीए के पास। तो आप किसी कंपनी का डाटा चेक भी कर सकते हैं और कंपनी में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट भी हो सकते हैं। ठीक है जी। कंपनी में डायरेक्टर्स के साथ एक रोल होता है सीएफओ, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। कौन होता है? वो सीए होता है। और ऑडिटर तो होते ही सीए है। ऑडिटर में सीए के अलावा कोई नहीं हो सकता। कंपनी के डायरेक्टर में एक बंदा मस्ट सीए होना चाहिए, ज्यादा हो तो ठीक है, लेकिन एक बंदा कम से कम होना चाहिए। और वो सीएफओ की सीट पे बैठा होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। समझ लगी जी? एससीसीपी में भी सीए होते हैं, रजिस्ट्रार भी सीए होता है। ठीक है जी। तो आई कैप ने आप लोगों के लिए कई नौकरियां ओपन करके रखी हुई हैं कि आप सीए क्वालिफाई करें, एससीसीपी में जाके काम करना है एससीसीपी में कर लें, एज ए रजिस्ट्रार करना है वो कर लें, ऑडिटर के तौर पे काम करना है वो कर लें, कंपनी में डायरेक्टर लगना है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आई कैप ने आपकी रोजी रोटी का बंदोबस्त किया हुआ है, और इन पोस्टों में सिवाय सीए के और कोई नहीं बैठ सकता। सिवाय सीए के, मतलब बाकियों की रोजी रोटी बंद की हुई आई कैप, आपकी ओपन की हुई कि सिर्फ तुसी बह सकते हो। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा जी। रेगुलेशन फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है ना, तो बच्चों उसमें फिर कोई लॉ आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जिसको कानून आ जाएंगे, जिसको फॉलो करना होगा। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन कंपनी में फाइनेंशियल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी आर प्रिपेयर्ड फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर वो लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं। क्या होते हैं? अनपढ़ होते हैं। एंड आर यूजली सब्जेक्ट टू ऑडिट। सब्जेक्ट टू ऑडिट का मतलब क्या है? कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। Audit is the examination of financial statement by an independent expert who express an opinion as to whether they are fairly presented, show a true and fair view। ठीक है जी। वो कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन होता है। करता कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या करता है? वो सारी चीजें चेक करने के बाद कहता है कि ये फाइनेंशियल बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, जो है
वैसा ही लिखा हुआ है। समझ आ गई बात? कंपनी लॉ रिक्वायर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फाइल्ड विद द गवर्नमेंट एजेंसी। अब कंपनी लॉ एक लॉ है पाकिस्तान का। हर मुल्क का अपना एक कंपनी लॉ है। इंडिया का अलहदा है, पाकिस्तान का अलहदा है, बांग्लादेश का अलहदा है। ठीक है, यूरोप में तमाम मुल्कों का अपना अपना कंपनी लॉ है, जो हर मुल्क के अपने कवानीन को फॉलो करके बनाया गया है कि हमारे मुल्क में ये चीजें होती हैं, तो ये चीजें चेक की जाएंगी। बात समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में जो है कंपनीज के ऊपर ये देखा जाता है कि इसने ज़कात दी है कि नहीं दी। लेकिन ये ज़कात वाली स्टोरी पाकिस्तान में तो ठीक है, बांग्लादेश में भी ठीक होगी, लेकिन इंडिया में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया में ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यूरोप में ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी। समझ लगी बात? तो किसी कंपनी लॉ में ज़कात की बात है, किसी में नहीं है। तो वो हर मुल्क के हिसाब से है कि इस मुल्क में ये चीजें होती हैं, तो इसको चेक किया जाए। और नहीं समझ लगी बात? वेयर दे कैन बी असेस्ड एंड रीड बाय एनी मेंबर ऑफ द जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक में अनपढ़ लोग भी हो सकते हैं, पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। तो आपने फाइनेंशियल में ऐसी बनानी है कि जनरल लोगों को बात समझ आ जाए। आप ऐसी बात करें कि समोसे पकौड़े बनाने वाले बंदे को भी बात समझ आ जाए आप क्या कह रहे हैं। ठीक है जी। अगर आप समोसे पकौड़े वाले को ये कहेंगे कि यार फर्नीचर बाय किया, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, तो आपको मुंह देखता रहेगा की कह रहे हैं, तो उसके बाद समझ नहीं आएगी। आप अपनी तरफ से साइंसदान बन गए बात करके, लेकिन कोई तीसरा बंदा खड़ा होगा ना, वो आपको बेवकूफ समझेगा, कह रहे कैसा जाहिल बंदा है, उर्दू स्पीकिंग है, उर्दू ये भी बोल रहा है, वो उर्दू समझ सकता है, इसके बावजूद ये ऐसी लैंग्वेज इसने बात की है जो उसको समझ नहीं आ रही। तो कसूर उसका नहीं है, ये पढ़ा लिखा होकर अनपढ़ों जैसी हरकतें कर रहा है। नहीं बात सुन रही? आप शहरों में रहते हैं, आपको उर्दू बोलनी आती है, अंग्रेजी बोलनी आती है। अब आप गाँव में जाके अनपढ़ लोगों के सामने बैठ के अंग्रेजी झाड़ेंगे, तो इसमें उनकी बेइज्जती नहीं है, आपकी बेइज्जती है। आप चवले मार रहे हैं। वो क्लियर है? अब कोई चाइनीज बंदा आके आपके साथ वही हरकत करे तो आपको कैसी लगे? ਉਹਦਾ कहना थोड़े सामने बैठ के चाइनीज बोलता रहे, तो बाद चो लानता भेजे थोड़े तक तुम चाइनीज नहीं सीखी, इन्ने बड़े हो गए। तो आपको लगेगा यार हमारी जिम्मेदारी नहीं थी चाइनीज सीखना, तू साढ़े को आके चाइनीज बोल के क्या रोब चाड़ना है। तो यही हरकतें आप गाँव में जाके बुजुर्गों के साथ जो सिर्फ पंजाबी बोलते हैं, जो उर्दू भी सही तरह से नहीं बोलते, आप उनके साथ वही हरकतें करेंगे तो वही है चाइनीज वाली हरकतें आप बाबा आप कर रहे हैं। समझ लगी कि नहीं लगी? तो कम्युनिकेशन ये नहीं है कि आपको एक चीज आती है तो आप सारी दुनिया पे जाके रोब झाड़ना शुरू कर दो। आप उस लैंग्वेज में बात करें जिसमें अगले बंदे को बात समझ आ जाए, वरना अपना मुंह बंद रखें। अगर आपको पता है कि आप ऐसी बात करने जा रहे हैं जो अगले बंदे को समझ नहीं आएगी, तो इसमें याद रखें आप आपकी बेइज्जती है, उस बंदे का कुछ नहीं जाना। ठीक हो गया? तो यही कंपनी लॉ और तमाम बाकी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि आप ऐसी बात करें जो जनरल पब्लिक को समझ आए। ठीक हो गया? लिस्टेड कंपनीज आर इवन रिक्वायर्ड टू मेक देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट। तो लिस्टेड कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेबसाइट पे भी अपलोड करती हैं। तो क्यों? अगर किसी गांव में, किसी देहात में, किसी कंट्री में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हार्ड कॉपी में नहीं पहुंच सकी, तो वो क्या करे? वेबसाइट ओपन करे और वहां से जाके डाउनलोड कर ले। समझ लगी बात? द कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, conventions, law, rules, and regulation that are used to prepare and present financial statement are known as generally accepted accounting principles। ये बात याद रखिएगा, ये पेपर में सवाल आपको आ सकता है कि गैप का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैप? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं बच्चों? कंसेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन, लॉ, रूल्स। ठीक है जी, ये बातें याद रखनी। द मेन सोर्स ऑफ गैप इन पाकिस्तान जुरिस्डिक्शन आर। अब चूंकि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान का सीए कर रहे हैं, इंडिया का सीए नहीं कर रहे, बांग्लादेश का सीए नहीं कर रहे, यूरोप का सीए नहीं कर रहे, क्योंकि आप पाकिस्तान का सीए कर रहे हैं, तो वहां पे बच्चों
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीजें अप्लाई होती हैं, कौन कौन सी? कंपनी एक्ट 2017, पुराने वक्तों में कंपनीज ऑर्डिनेंस हुआ करती थी 1984। क्या हुआ करती थी? कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। 1984 से लेकर 2017 तक वो ऑर्डिनेंस चलती रही। फिर ये 2017 की पार्लियामेंट में नया एक्ट पेश हुआ और ऑर्डिनेंस को खत्म कर दिया गया। वो नया एक्ट जो है वो अब अप्लाई हो रहा है और उसको क्या कहते हैं? कंपनी एक्ट 2017। और आईएफआरएस है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होते, सारी दुनिया में अप्लाई होते हैं। कहाँ अप्लाई होते हैं? सारी दुनिया में। मतलब इंडिया में भी अप्लाई होते हैं, बांग्लादेश में भी होते हैं, यूरोप में भी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं, यूएसए में भी होते हैं। सारी दुनिया के जो ममालिक हैं, अगर उसकी फाइनेंशियल स्टैंडर्ड को देखा जाए, जो इन स्टैंडर्ड को फॉलो करती होगी, उनका पैटर्न बिल्कुल सेम हो। तो समझ लगी बात? द अकाउंटिंग प्रोफेशन has developed a large number of regulations and codes of practices that professional accountant are required to use when preparing financial statements. For example, code of ethics है। अब जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, ये आईएफआरएस ने नहीं बनाया। आईएफआरएस में तो और लॉ लिखे हुए हैं कि एसेट को रिकॉर्ड कब करना है, कितनी अमाउंट से करना है, कौन सी कॉस्ट ऐड करनी है, कौन सी नहीं करनी, ये बातें वहां पे लिखी हुई हैं। लेकिन अकाउंटेंट काम कैसे करेगा? एथिक्स। तो ये एथिक्स पे वर्किंग हर मुल्क ने अपनी लहरा की हुई। हर मुल्क के एथिक्स में फर्क होता है। और समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है जी। मतलब जापान में अगले बंदे को सलाम करना हो तो लोग रुकू में जाते हैं कि भाई हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी हरकत कोई नहीं करता। और समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो एथिक्स में फर्क है, हर कंट्री के अपने रिवाज हैं जिसको देखना पड़ता है कि यार यहाँ पे ये रिवाज। तो कोड ऑफ एथिक्स डेवलप किए गए हैं कि भाई एक अकाउंटेंट को ये होना चाहिए, एक अकाउंटेंट को ये करना चाहिए। ठीक है जी। मतलब अगर एक अकाउंटेंट को नजर आए कि जनाब यहाँ पे कोई धांधली हो रही है या यहाँ पे कोई दो नंबरी हो रही है, तो सबसे पहले क्या करेगा? वो टिकटॉक बनाएगा या कोई प्रोफेशनल इदारे को जाके बताएगा जनाब ये हो रहा है। समझ लगी है? तो वो टिकटॉक नहीं बनाएगा, वो फेसबुक पे रील नहीं चलाएगा कि जनाब देखें मैंने सबूतों के साथ इस बंदे को रंगे हाथों पकड़ा हुआ है, ये देखें ये काम कर रहा था। ये हरकतें चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करता। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो देखेगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैंने इस बंदे को ये काम करते हुए देखा है। अगर मैं खामोश रहा, कल को मैं भी मुजरिम हूँ। ठीक हो गया? तो मुझे क्या करना चाहिए? तो वो देखेगा कि मुझे रेलिवेंट जो मेरे से सीनियर बंदा है, मैं उसको बता दूंगा, मेरी जिम्मेदारी खत्म। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने देखा है अपने की कंपनी में एक बंदा जो है वो फ्रॉड कर रहा है, आपके बात पता चल गई है, आप सीधा अपने थाने में जाए और एसएचओ को जाके बता दो। ये काम आपने नहीं करना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप अपने देखेंगे, आप किसी बॉडी के मेंबर हैं, आप उस बॉडी को जाके बता दो। आप किसी बोर्ड के मेंबर हैं, बोर्ड के चेयरमैन को जाके बता दो। आप अपने लॉयर से डिस्कस करो कि यार ये बात ऐसी है, मुझे पता लगी है। अगर आज ये बात मैं किसी को नहीं बताता तो कल को मेरे ऊपर केस तो नहीं हो सकता। तो वो बताएगा कि हाँ यार तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमने ये बता दिया, हाँ जी मैं बता दिया। फिर तुम्हारे ऊपर कोई टेंशन नहीं।